तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ाई कैसी चल रही है इसी ठंडी में? ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप लोग पढ़ाई में बहुत ढिलाई मत दीजिएगा। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं बहुत ढिलाई दे देते हैं, पढ़ाई में कमी कर देते हैं। आप लोग चादर तान करके पढ़ाई कीजिए, लेकिन खूब कीजिए। नया साल आया है तो नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई के तरफ। आज हम आप लोग के लिए ले करके आए हैं इतिहास का ऐसा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के जो मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन होता है उसी में से आया है, जो 82 क्वेश्चन है एमवीवीआई। एमवीवीआई का मतलब यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछने वाला है और इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, इस क्वेश्चन को इधर उधर बदल के फेरबदल करके पूछेगा वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसी में से क्वेश्चन पूछता है। और आपको बता दें ये माखन सीरीज क्वेश्चन है, आप इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। माखन की तरह आपको अगर ले लेते हैं बिल्कुल माखन की तरह आपको लगेगा, और यही क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिए। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर पढ़ के जाते हैं तो आपको कहीं से कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना, एनसीईआरटी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो एनसीईआरटी के तरफ ही आप लोग चलिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते चलेंगे। पूरी का पूरी क्वेश्चन आपको देंगे, पूरा इतिहास में से हर एक क्वेश्चन एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। पूरा 82 क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इतिहास का, आप ज्योग्राफी के आ जाइए तो ज्योग्राफी यानी भूगोल को आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक आपका मिलेगा, इसके साथ आपदा प्रबंधन से लेकर के साइंस और हिंदी संस्कृत सारे चीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आपको देने वाले हैं। इसमें हम लोग इतिहास के 82 क्वेश्चन है ये भी मिलेगा, और सारे चीज का सारे सब्जेक्ट का आपको माखन सीरीज क्वेश्चन मिलेगा। तो माखन सीरीज पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप कभी भी क्वेश्चन सर्च कीजिए माखन सीरीज सर्च कीजिएगा, बिल्कुल आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। जेपी एजुकेशन का क्वेश्चन मिलेगा, और जेपी एजुकेशन पर देखिएगा माखन सीरीज, ये आपको 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए बिहार बोर्ड परीक्षा जो मैट्रिक परीक्षा है इसके लिए स्पेशल तैयारी किया गया है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है क्या, इतिहास। इसके लिए चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करेंगे। नया साल है तो नया साल में तुम बिल्कुल कसम खाइए कि जब 1 जनवरी से जब शुरुआत किए हैं तो आपका एग्जाम 15 फरवरी से है, तो 15 फरवरी तक पूरे 1.5 महीना अभी टाइम है आपके पास। बिल्कुल आराम से पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। पूरे 1 साल का कोर्स आप 15 दिन में चाहें तो खत्म कर सकते हैं, और बहुत आराम से और बहुत अच्छा नंबर ला करके। तो इसलिए हम लोग शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, और आपको बताते चलें कि इस पूरे बोर्ड में आप देखेंगे आपका क्लास 10 और वीवीआई मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सोशल साइंस का है, और यहाँ पर देखेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिलेगा, कौन चैप्टर का कौन क्वेश्चन है ये भी मिलेगा। तो पहले नंबर यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। यह हिस्टोरी का इतिहास का, तो इतिहास का पहला नंबर एक्सरसाइज है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लगभग 10-12 के आसपास में आपको क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं, तो सारे के सारे 10-12 के आसपास में क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए ये माखन सीरीज है, तो माखन सीरीज जेपी एजुकेशन चैनल पे आप देख रहे हैं, तो ये भी हम लोग देखेंगे। साथ में चलेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। क्या कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहले आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में, वर्तमान मतलब अभी अभी जो है, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला नंबर आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका, दूसरा नंबर देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया, एशिया में ही पश्चिमी एशिया। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है, चारों में आपको राइट आंसर निकालना है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो ये पहले नंबर एक्सरसाइज का सबसे शुरुआत बहुत ही अच्छा चीज है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। क्या इसके लिए हम लोग जानेंगे कि यूरोप में हम राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग यूरोप के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा ये सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि ग होगा। यानी ग में भी देखेंगे तो बिल्कुल याद रखेंगे कि ग के बात हम अगर देखें तो इसमें यूरोप में हो जाए, क्या हो जाएगा, यूरोप। तो ये बात बिल्कुल हम क्लियरली एकदम सोच लीजिए कि हमको यूरोप जाना है तो यूरोप हम लोग जानेंगे, यूरोप में ही मारेंगे। चलिए, और इन सभी का आपको पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप का नंबर भी हम आपको कहेंगे तो बिल्कुल दे देंगे। तो व्हाट्सएप का नंबर बिल्कुल याद रखेंगे कि 7061 847, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे अगर मैसेज आप करते हैं तो बिल्कुल आपको
पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये पूरे का पीडीएफ मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का पीडीएफ, आप हर चीज का पीडीएफ खोजेंगे, बिल्कुल आपका क्लास खत्म होगा और पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। कभी भी एग्जाम से पहले तक आपको बिल्कुल अवेलेबल मिलेगा, बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। आप व्हाट्सएप नंबर या नहीं तो हमारे टेलीग्राम जो है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस पर बिल्कुल उपलब्ध आपको होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश, याद रखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना जो है वियना कांग्रेस द्वारा किया गया? कहा किया गया? वियना कांग्रेस द्वारा किया गया है। फ्रांस में किस शासक वंश जो है पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसके बारे में जानेंगे। हैब्सबर्ग, उसके बाद आर्लियाबर्ग, उसके बाद बुर्बो वंश और जारशाही। तो इसके नंबर हम लोग जानेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, ये आपका ग होगा, यानी कि सी, जिसको हम लोग एबीसीडी में अगर जाने तो सी, और नहीं तो क ख ग में जानेंगे तो ग, यानी कि आपका बुर्बो वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। तो बुर्बो वंश के बारे में बिल्कुल याद रखेंगे कि बुर्बो वंश आपका ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये भी देखते रहेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संगठन, मेजनी का जो संबंध है किस संगठन से था? मेजनी का जो संबंध है किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, उसके बाद फिलिप हेटारिया और उसके बाद डाइट। तो इसके नंबर हम लोग जानेंगे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हम लोग देखेंगे कि ख होगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। तो इसके लिए हम लोग इसको मारेंगे, बिल्कुल जरूर मारेंगे, और ये आपका जो राइट आंसर होगा। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए हम बताते हैं आपको, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन अगर बढ़िया से देखते हैं बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल रट जाना है, क्योंकि हमको एग्जाम की तैयारी तक ले जाना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था जो इन दोनों के विरुद्ध एकीकरण नहीं होने दे रहा था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया और प्रूसिया। तो इसके बारे में जानेंगे कि इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उसमें कौन विरोध कर रहा था, कौन रुकावट पैदा कर रहा था? इसमें से, निम्न में से, यानी कि इनमें से, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा सी, यानी कि ग, ऑस्ट्रिया। कौन होगा? ऑस्ट्रिया। तो इसके बारे में बिल्कुल याद रखेंगे, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि कौन होगा? ऑस्ट्रिया होगा। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर कहता काउंट काबूर को विक्टर एमुएनल जो है ये किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसके बारे में बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिए। अगर पढ़े होंगे तब तो बिल्कुल याद होगा, और ना पढ़े फिर भी आपको बिल्कुल हताश होने की बात नहीं है। आप इसको देख लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए क्या कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल जो है वो किस पद पर नियुक्त किया था, यानी किस पद पे नौकरी पे रखा था? तो इसमें सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा राइट आंसर, यानी कि प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। तो इसके बारे में बिल्कुल हम लोग याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर जो है विक्टर एमुएनल को प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। अगला हम 6वां नंबर क्वेश्चन जानेंगे गैरिबाल्डी के बारे में कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी एक नाम है जो एक राजा की तरह होता है, वो राजा शासक ही था। तो गैरिबाल्डी जो है अपने शासक पद को छोड़ दिया था। तो आपको बता दें कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? पेशा मतलब होता है कि जॉब, नौकरी, यानी कि उसका जो रोजगार था वो क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो गैरिबाल्डी एक जो था वो एक नाविक था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। यानी गैरिबाल्डी क्या था? एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था। गैरिबाल्डी क्या था? एक नाविक था। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? अगला नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे इसका ऑप्शन तो देखेंगे लुई 18वां ने। कौन? लुई 18वां ने। दूसरा नंबर देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट
तीसरा नंबर है नेपोलियन थर्ड यानी कि तीसरा, और बिस्मार्क। तो इसमें हम लोग राइट आंसर जो देखेंगे ये हमारा राइट आंसर होगा, एक ख होगा, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ये किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाल वेरिन एक संस्था थी। जाल वेरिन जो है एक संस्था थी। क्या थी? संस्था। क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का या पादरी सामंतों का? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जाल वेरिन जो है एक संस्था थी क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का या पादरी सामंतों का। यानी कि इसके बारे में हम लोग राइट आंसर जो जानेंगे तो ये हमारा व्यापारियों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापारियों का। जालवेरिन जो है एक संस्था थी व्यापारियों का। किस चीज का था? व्यापारियों का संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। क्लियर? तो इसके बारे में अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है एक किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ये राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा यानी बिस्मार्क हो जाएगा। कौन? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम्स। तो इसके में राइट आंसर होगा कौन होगा? राइट आंसर बिस्मार्क यानी कि ग हो जाएगा। क्लियर? चलिए यही आपका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। कौन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जे सुनेंगे। कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसमें 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हम लोग जानेंगे कि 1864, 1866, 1870 और 1871। तो जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 1871 हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। कब हुई? 1871 ईस्वी में। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान जो विज्ञान प्रोत्साहन प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा? प्रेरणा स्रोत मतलब मोटिवेट करने वाला स्रोत रहा, जरिया रहा। स्रोत मतलब होता है जरिया, प्रेरणा मतलब होता है मोटिवेट करना। तो मोटिवेट करने का जरिया रहा किस देश का रहा? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का और इंग्लैंड का। जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड, इसमें से राइट आंसर होगा वो कौन होगा? तो राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर आपका ख होगा यानी कि यूनान का। क्या का होगा? यूनान का। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान है प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का रहा। कहाँ का रहा? यूनान का। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन यहां से देखेंगे। कहता 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? याद रखिए 1829 की जो एड्रियानोपुल की संधि जो है ये किस देश के साथ हुई? फिर से 1829 के एड्रियानोपुल की संधि है वो किस देश के साथ हुई? तो इसी के बारे में जानेंगे। तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ या पोलैंड के साथ? तो जो इसका राइट आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा तुर्की। कौन हो जाएगा? तुर्की। तो तुर्की के साथ में आता है। किसके साथ में आता है? तुर्की के साथ में। आपको बताते चले कि ये हमारा पहले नंबर एक्सरसाइज का यानी यूरोपवाद में राष्ट्रवाद, ये पहले नंबर एक्सरसाइज का है। और दूसरे नंबर एक्सरसाइज का यहाँ से अब चेंज होता है यानी सेकंड एक्सरसाइज से यहाँ से क्वेश्चन पूरा आएगा जो 1 नंबर से 12 क्वेश्चन जो है 1 नंबर यानी यूरोप में राष्ट्रवाद से, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद से कुछ क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब ये माखन सीरीज बिल्कुल आप लोग लेते रहिए जेपी एजुकेशन सेंटर की तरफ से, है ना। जेपी एजुकेशन जो चैनल है यहाँ से हम लोग लेते चलेंगे माखन सीरीज, बिल्कुल आपको माखन में मिलेगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे कि रूस में कृषक, कृषक मतलब किसान होता है, रूस आपका देश है पता है, कृषक माने किसान, दास प्रथा का अंत कब हुआ? कहता रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1861 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1861 ईस्वी यानी क नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर है।
यूरोप में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। कब हुआ? 1861 ईस्वी में। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? क नंबर ऑप्शन है कि पीने का बर्तन। ख नंबर पानी रखने का मिट्टी का पात्र। पानी रखने वाला जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको पात्र बोलते हैं। तथा रूस का सामंत या रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट। क्या होगा? रूस का सम्राट। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? कहाँ कहाँ? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस। तो इसका चारों ऑप्शन जो राइट आंसर होगा जो हो जाएगा आपका दू यानी कि ख यानी जर्मनी में। कहा हो जाएगा? जर्मनी इसका राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वो कहाँ हुआ? राइट आंसर हम लोग देखेंगे इसमें से 4 को में से ऑप्शन चुनना है। रूस, जापान, चीन और क्यूबा। रूस होगा, जापान होगा या क्यूबा होगा? रूस होगा, जापान, चीन और क्यूबा। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा राइट यानी कि रूस होगा। कौन होगा? रूस इसका राइट आंसर है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कि यूटोपियन समाजवादी जो है ये कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी इनमें से कौन नहीं था? लुई बलवा था या सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवन? तो इसका हम ऑप्शन जानेंगे। जो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा यानी कि कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर होगा। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस एक बुक का नाम है जो किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है, टोल्स्टॉय है या दोस्तोयेव्स्की या एंजल्स? कौन? एंजल्स। एंजल्स मतलब होता है परी यानी कि एंजल्स इसका नाम है। तो ये हम लोग जानेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होता है। तो हम लोग राइट आंसर जानेंगे टोल्स्टॉय। क्या होता है? टोल्स्टॉय। अब हम लोग जानेंगे वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टोल्स्टॉय की। तो ये हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर। आगे अगर बढ़े हम लोग तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1947 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी या अक्टूबर 1905 ईस्वी? तो जिसका राइट आंसर होगा ये कौन आपका होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा नवंबर 1917 ईस्वी। नवंबर 1917 ईस्वी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 ईस्वी को। कब? नवंबर 1917 ईस्वी। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, टोस्टोस्की और उसके बाद करेंस्की। तो इसका राइट आंसर होगा ये कौन हो जाएगा? टोटस्की। कौन? टोटस्की। टोटस्की जो है इसका राइट आंसर यानी कि लाल सेना का गठन किया था। क्या किया था? लाल सेना का गठन किया था। कौन किया था? टोल्टोस्की किया था। कौन किया था? टोल्टोस्की किया था। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 9 नंबर क्वेश्चन लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1924 ईस्वी? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी जो है इसका राइट आंसर होगा यानी कि घ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? घ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। कब हुई? 1924 ईस्वी में। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रेस्ट-लिटोविक कहता की संधि किस देशों के बीच हुई? फिर से कहता है कि ब्रेस्ट-लिटोविक के संधि जो है किस देश के बीच हुआ? कहता है कि रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। फिर से
रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड और रूस और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा घ, यानी रूस और जर्मनी। कौन हो जाएगा? रूस और जर्मनी जो है इसका राइट आंसर है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पहला, यानी कि अब 1 नंबर क्वेश्चन से आ जाएगा, यानी 3 नंबर देखिए, याद रखिए कि तीसरा नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हिंदी चीनी राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है, इसके बारे में हम लोग जाने कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवाद, तो इनके बारे में हम लोग जाने। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कहता है चीन, वियतनाम, लाओस। ख नंबर ऑप्शन समझिएगा, हिंद चीन, वियतनाम और लाओस। अगला नंबर ऑप्शन देखेंगे कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। घ नंबर देखेंगे कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वे हम लोग देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, यानी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। हिंद चीन के क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम और कौन आते हैं? लाओस आते हैं। क्लियर? तो इसके बारे में बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? आगे देखेंगे, कहता है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? याद रखिए, अंकोर वाट मंदिर, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या कंबोडिया में? अंकोर वाट मंदिर, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर है। ये कहाँ में है? वियतनाम में है, थाईलैंड में है, लाओस में और कंबोडिया में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कंबोडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। क्लियर? तो ये इसका राइट आंसर है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाल और डच, यानी कि उस देश का नाम है, वहां के व्यापारी आए थे। इंग्लैंड के व्यापारी आए थे, फ्रांसीसी के व्यापारी आए थे, पुर्तगाली आए थे या डच आए थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल के व्यापारी आए थे, यानी पुर्तगाली व्यक्ति आए थे, है ना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कहता है हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे। कहता है हिंद चीन में जो बसने वाले थे वो क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले को क्या कहते थे? फ्रांसीसी। हिंद चीन में बसने वाले को, सॉरी, कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। फ्रांसीसी शासक वर्ग या कोलोन या जनरल। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर कोलोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोलोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे हम लोग और देखें, चलिए आगे हम लोग देखें तो ये कहता है कि 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कहाँ के? नरोत्तम सिंहानुक एक शासक थे, राजा थे। वो कहाँ के राजा थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के या कंबोडिया के? कहता है कि वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया, 4 जगह में कहाँ के रहने वाले थे? नरोत्तम सिंहानुक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ये कंबोडिया के। कहाँ के हो जाएंगे? कंबोडिया के इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका कंबोडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंबोडिया का। तो याद रखेंगे इसके बाद कि कंबोडिया का है जो नरोत्तम सिंहानुक था। कहाँ का था? नरोत्तम सिंहानुक, कंबोडिया के। अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फिर से, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो चिन मिन, फाई बोई चाओ और कियोंग और त्रियू। इसमें राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा फान वाई चाओ। कौन हो जाएगा? फान वाई चाओ, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन आपका है जो राइट आंसर, यानी कि ख आपका राइट आंसर है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस 1946 में
फ्रांस मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हरनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हरनोई समझौता। कौन हो जाएगा? हरनोई समझौता, यानी कि आपका ख नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लियर? आगे हम लोग देखेंगे तो ये देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध में क्या दोषी करार दे दिया? यानी कि उसको क्या करार दे दिया? उसको दोषी ठहरा दिया, है ना, कि तुम गलती हो। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि किस देश प्रसिद्ध दार्शनिक ने किया? रसेल ने, हो चिनमिन ने, उसके बाद नरोत्तम सिहानुक ने या रूसो ने? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रसेल ने। कौन नंबर ऑप्शन है आपका? राइट आंसर हो जाएगा रसेल। किस, यानी कि रसेल प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध में दोषी करार दे दिए थे। क्लियर? अगला नंबर अगर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, हिंद चीन यानी कि हिंदी चीन यहाँ पर समझेंगे, हिंदू चीनी लिखा हुआ है, हिंद चीन यानी हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, अंतिम युद्ध जब समाप्त हो गया, खत्म हो गया, उस समय में अमेरिकी के राष्ट्रपति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो था वो कौन था? हिंद चीन जो है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध जब समाप्त हो गया तब उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, उसके बाद रूजवेल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा निक्सन। कौन हो जाएगा? निक्सन। यानी ख नंबर ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है, यानी कि बी। कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। अगला अगर जाने हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? होवा होवा जो है ये आंदोलन ये किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक या क्रांतिकारी धार्मिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि घ हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी धार्मिक। अगला नंबर अगर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो ये आपको बताते चले कि ये चौथा नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद। कहाँ का है? भारत में राष्ट्रवाद के क्वेश्चन है। तो इसके बारे में अगर जाने हम लोग पहला नंबर से कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया और कब किया? चौथा नंबर को क्या जानेंगे? चौथा नंबर चैप्टर का है गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? तो इसका पहला नंबर ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि गुरदयाल सिंह 1916 में, गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, कहता लाला हरदयाल 1913 में और सोहन सिंह भाखना 1918 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये हम लोग बिल्कुल क्लियर हो गए, देखते चलेंगे। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लाला हरदयाल सिंह 1913 में, लाला हरदयाल सिंह 1913 में, यानी कि ग नंबर ऑप्शन आपका राइट है। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, लाला हरदयाल सिंह 1913। ये बिल्कुल आपको जितना 82 के 82 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये सारे के सारे क्या मिलने वाले हैं? आपको मोस्ट बीबीआई मिलने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा खोजा हुआ है, बिल्कुल आप एक ठोक कर रहिए कि आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो पूरा का पूरा अगर वीडियो देखे तो एक हिस्ट्री का आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा ठोक के आइएगा ऑब्जेक्टिव। क्लियर? चलिए तो ये थोड़ा सा हम लोग देख चलेंगे, एमबीबीआई का क्वेश्चन है। अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो कब हुआ था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जब हमारा देश क्या था? गुलाम था, तब अंग्रेजों के द्वारा किया गया था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी में या 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में? तो जिसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का इसका राइट आंसर है। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो देखेंगे कहता लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता
किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। फिर से देखेंगे लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? आप लोग अपने मन से सोच कर भी जवाब दे सकते हैं कि 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। टोटल क्वेश्चन आप लोग अपने मन से भी जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब दे सकते हैं। जिसका जवाब अगर बहुत ज्यादा अगर रहेगा तो उसको आपको प्राइज की तरफ से कुछ दिया जाएगा, तो बिल्कुल दिया जाएगा। साथ में ये बिल्कुल माखन सीरीज है, तो इसके लिए बिल्कुल याद रखिए। और इन सभी का अगर पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल हम आपको बताए थे कि हमारे एक नंबर है, उस नंबर पे बिल्कुल संपर्क कीजिएगा। कितना है? 7061 500, 7061 500 847। इस नंबर पे बिल्कुल संपर्क कीजिए, या हमारे टेलीग्राम जो आपको बायो में मिल जाएगा इसका लिंक, उस पे जुड़िए। आपको बिल्कुल इसका क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, जो आप लोग लेते चले दिएगा। क्लियर? तो ये हम लोग जानने आगे हम लोग जाते रहेंगे तो देखेंगे। कहता है कि आप लोग माखन के बारे में है, तो माखन बिल्कुल आप लोग खाते चलिए। बिल्कुल आपको टोटल का टोटल माखन मिल रहा है, और बिल्कुल माखन लेना बिल्कुल नहीं छोड़िए। माखन खाइएगा तब भी मोटा होगा, एकदम ताजा होइएगा। एग्जाम में बिल्कुल तोड़ के आना है। आज से अगर माखन खा के बाहुबली बनिएगा तो याद रखिए, माखन खा के बाहुबली बने हैं तो एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के नहीं आए, फिर कह दीजिएगा कि नहीं आए सर, हमको बिल्कुल धोखा दे दिया। धोखा देने वाली नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल सब का सब लड़ने वाला क्वेश्चन है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन जो है वो प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजमपुर, उसके बाद दिसंबर 1920 नागपुर में। जिसका राइट आंसर आपका है, तो राइट आंसर कौन होगा? एक कौन नंबर आपका राइट आंसर है? सितंबर 1920 कलकत्ता में। सितंबर 1920 कहां में? कलकत्ता में। याद रखिए, सितंबर 1920 कलकत्ता में इसका राइट आंसर होगा। जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का कांग्रेस के लिए क्या किया गया? अधिवेशन में पारित किया गया था, है ना। आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता भारत के में खिलाफत आंदोलन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन, याद रखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में? समर्थन के मतलब सहयोग, किस देश हमारे सहयोग किया था, तब हम लोग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे। कब और किस देश के क्या चीज में? शासन के समर्थन में, सहयोग में हम लोग ये शुरू किए थे। 1920 तुर्की के, 1920 अरब के, 1920 फ्रांस के, 1920 जर्मनी के। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की के। किसका हो जाएगा? तुर्की। 1920 तुर्की। याद रखिए, 1920 सबके सब है, तुर्की आपका हो जाएगा, जो देश के नाम आप याद रखेंगे। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बिल्कुल नाम याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 कौन? दांडी, और 1930 एल्वा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 के दांडी यात्रा। 1930 के दांडी यात्रा से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 के दांडी यात्रा यानी गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर? तो इसके लिए बिल्कुल यह मतलब बिल्कुल निफिक्र रहिए, यह हम याद करते रहिए, चाट जाइए इसको, अरे माखन है आपके लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में, किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1919 लाहौर में, 1931 कराची में, 1933 कलकत्ता में, 1937 बेलगांव में। तो इसके लिए हम लोग याद रखेंगे 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव के। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपके लिए है ख लाहौर में, यानी 1919 कौन? लाहौर। 1929 में है जो लाहौर है, याद रखेंगे 1929 जो है क्या में? लाहौर में। 1929 लाहौर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? यह हुआ 1929 लाहौर में, 1929 लाहौर में।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते रहेंगे और ये आपको बताते हैं कि सबका बिल्कुल सेट आप लोग मारते रहिएगा अपने कॉपी में, ये आपके लिए काम आएगा। नहीं तो सेट वाला बिल्कुल OMR शीट आप लोग बना कर रखिएगा, मारिएगा जरूर। PDF आप लोग लीजिएगा, PDF में मारिएगा, देखिएगा आप कितना मारे हैं, पढ़ने के बाद कितना मारे हैं, ऐसे कितना मारे हैं, पढ़ने के बाद आप कितना मारते हैं, ये आपको नजर आएगा। इस तरह से बिल्कुल लेते जाइएगा। और आपको अगर खोजिएगा कि हमको अगर अथी मिल जाए OMR शीट का भी PDF, तो वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे बिल्कुल याद नंबर याद रखिए, सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, जब खोजिएगा तब तक आपको मिलते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे और बिल्कुल वही फ्री है, ऐसा नहीं कि उसका पेड पैसा लगेगा, आपको कुछ पे करना पड़ेगा। बिल्कुल निःशुल्क है आप लोग के लिए, आप लोग के लिए तो हमारा बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल जान हाजिर है। आप लोग बिल्कुल तैयार रखिए और PDF आपको बिल्कुल मिलेगा। PDF के लिए बिल्कुल हम संपर्क कीजिए, PDF बिल्कुल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कब और किसने किया। कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 1923 ईस्वी कहता है गुरु गोलवरकल, कहता है गुरु गोलवरकल। उसके बाद 1925 ईस्वी में केवी हेडविकेवार, उसके बाद 1936 ईस्वी में चितरंजन दास, 26 ईस्वी में चितरंजन दास, 1928 ईस्वी में लालचंद, कौन 1928 ईस्वी में लालचंद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर कौन है, 1925 ईस्वी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1925 ईस्वी के केवी और हेडगेवार, केवी हेडगेवार जो है इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया, तो कब हुआ 1925 ईस्वी में। किसने किया, तो केवी हेडगेवार ने, कौन, केवी हेडगेवार। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रप्पा विद्रोह कब हुआ। रप्पा विद्रोह बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, याद करने में कोई ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। रप्पा विद्रोह कब हुआ, रप्पा विद्रोह कब हुआ, 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। आपको लगातार इसी तरह से क्वेश्चन आपको साथ मिले, लेकिन अगर आगे पीछे भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल आंसर याद रखिए। क्या ये आंसर आपका है 1916 ईस्वी। रप्पा विद्रोह कब हुआ, 1916 ईस्वी में। कब हुआ, 1916 ईस्वी में। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। आपको पता होना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल जो है, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, जो उपनाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये किस किसान के आंदोलन के उपलब्ध यानी कि लास्ट में इनको दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस किसान के आंदोलन के दौरान यानी समय में दी गई थी। कहता है कि बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण, इसमें से चारों के चारों जो है किसान आंदोलन है। ये कौन सा आंदोलन है जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे, कौन, बारदोली। कौन, बारदोली का एक क्या था, आंदोलन था। उस आंदोलन में जानेंगे, उस आंदोलन में इनको क्या चीज का उपाधि दिया गया, इनको सरदार की उपाधि दिया गया। क्या चीज का उपाधि दिया गया, सरदार की उपाधि दी गई। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये जो क्वेश्चन है अगले नंबर एक्सरसाइज का है, यानी 5 नंबर एक्सरसाइज का, कि अर्थव्यवस्था और व्यवसाय, अर्थव्यवस्था और व्यवसाय, इसके बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के, और इस पे आपको कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, यानी 9-10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो इस सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, 1700 कितना में, 79, 1769 में, 1778 में, 1771 में, या 1775 ईस्वी में। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1770 में। कब होगा, 1770 में इसका राइट आंसर। यानी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1770 ईस्वी में। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप, आपको वो याद होना चाहिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्ज, उसके बाद जॉन के, उसके बाद कॉम्पटन, उसके बाद हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये आपका घ नंबर आंसर ही राइट आंसर है, हम्फ्री डेवी। कौन है,
हम्फ्री डेवी। बिल्कुल वीवीआई में बिल्कुल याद करते चलिए कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। किसने किया? हम्फ्री डेवी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े का मिल का स्थापना कब हुआ? मुंबई में, आज बंबई को मुंबई के नाम से जाना जाता है, यानी कि मुंबई में सबसे पहली बार सूती मिल की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। सूती कपड़े के मिल का भी आविष्कार हुआ था, यानी स्थापना हुआ था। वो कब हुआ था? 1851 में, 1885 में, 1907 में, 1914 में। जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका कौन नंबर होगा? राइट आंसर, यानी 1851 में। कब हुआ था? 1851 में। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर, 1917 ईस्वी में भारत में पहली बार जूट मिल की क्या हुआ था? किस शहर में स्थापित हुआ था? किस शहर की बात कर रहा है? फिर से देखेंगे हम लोग। कहता है 1917 ईस्वी में, 1917 से भारत में पहली जो जूट मिल है वो किस शहर में स्थापना किया गया था? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में या पटना में? तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कलकत्ता में होगा। क्या होगा? कलकत्ता में होगा। कहाँ होगा? कलकत्ता में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली बार जो जूट मिल का स्थापना किया गया था, कलकत्ता में। आपको पता होना चाहिए कलकत्ता पश्चिम बंगाल के राजधानी है, और आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में ही कौन है? डेल्टा, और डेल्टा पर जूट का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, इसीलिए कलकत्ता में किया गया था। क्लियर? आगे अगर हम लोग जाने तो ये भी देखेंगे कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907 में, 1914 में, 1916 में, 1919 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1916 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। भारत में कोयला उत्पादन का, कोयला उद्योग का जो शुरुआत हुआ था, ये 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 5 नंबर एक्सरसाइज का है, 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कहता है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेद जी टाटा ने कब? कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है, शुरुआत जो है, ये कब किए थे? 1854 में, 1907 में, उसके बाद 1915 में, 1919 में। जो इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे कि 1907 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किए थे। कब? 1907 ईस्वी में। कब किए थे? 1907 ईस्वी में। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? अगला ऑप्शन देखेंगे, कहता है रॉबर्ट ओवन। दूसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे, लुइस ब्लैंक। तीसरा नंबर कार्ल मार्क्स, और लाला लाजपत राय। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, है ना? यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन होगा जो राइट नंबर ऑप्शन है। क्लियर? आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो है कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मतलब जवान, जो 18 साल के एज से प्लस हो जाता है, उसको हम लोग वयस्क के अधिकार में अंतर्गत में रखते हैं। तो कहता है मताधिकार यानी वोट देने का जो अधिकार, वो कब प्राप्त हुआ? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे 1838 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1885 में या 1932 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी याद रखेंगे कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त कब हुआ? 1885 ईस्वी। कब हुआ? 1885 ईस्वी। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1920 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1920 ईस्वी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। यार माखन सीरीज में आपको मजा आ रहा है?
अगर मजा आ रहा हो बिल्कुल लाइक कीजिए। आधा पर हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पर तो आप लोग लाइक कर तो बनता ही बनता है। अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लाइक कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित हुआ? 1838 में, 1858 में, 1881 में या 1911 ईस्वी में? 1911 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1881 हो जाएगा। क्या होगा? 1881 ईस्वी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो अगला नंबर एक्सरसाइज का है बाबू, यानी 6 नंबर एक्सरसाइज, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन यानी कि 6 नंबर एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सामंती व्यवस्था से हटकर, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति क्या होती है? प्रवृत्ति बढ़ी। कहता है कि सामंती व्यवस्था से हट करके किस प्रकार शहरी व्यवस्था जो है वो प्रवृत्ति का होता है? बढ़ जाता है। तब प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, उसके बाद रूढ़िवादी प्रवृत्ति और शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसके बारे में हम लोग जब जाने तो ये जानेंगे कि प्रगतिशील प्रवृत्ति। प्रगतिशील का मतलब आप लोग जानते हो कि प्रगति मतलब होता है तेजी में वृद्धि करना। तो वृद्धि, शहरीकरण अगर आया तो हम लोग वृद्धि किए हैं यानी कि बढ़े हैं। तो ये आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा क। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति यानी आजकल के व्यक्तियों के लिए किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र या विस्तृत क्षेत्र या इनमें से सभी? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये प्रभावी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावी क्षेत्र। शहर को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार का क्षेत्र माना जाते हैं? इसको प्रभावी क्षेत्र मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रभावी क्षेत्र मानते हैं। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो ये देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संपत्ति, ज्ञान, शांति और बहुमूल्य धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति। क्या हो जाएगा? संपत्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? संपत्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसके लिए बिल्कुल हम निश्चिंत रहिए, राइट आंसर संपत्ति होगा। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? संपत्ति का जमाव संभव है। कैसा जमाव संभव है? संपत्ति का जमाव संभव है। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार के अर्थव्यवस्था लागू की गई है? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के कहता है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था या शिथिला अर्थव्यवस्था या इनमें से सभी? तो जिसका राइट आंसर होगा ये हम लोग देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा मृदा प्रधान प्रवृत्ति। कौन हो जाएगा? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या होगा? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। मृदा यानी कि मिट्टी के प्रधान मतलब ज्यादा महत्व देने वाला अर्थव्यवस्था है जो ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5वां नंबर कहता है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से क्या किया है? प्रभावित किया है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बा या बंदरगाह हो। कहता है ग्रामीणीकरण यानी कि गांव वाला, शहरीकरण यानी शहर वाला, कस्बा यानी कि बड़े गांव को कहते हैं, और बंदरगाह। तो बंदरगाह आप लोग जानते करते होंगे कि जहाँ पे जहाज रुकता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर शहरीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहरीकरण। क्लियर? 5वां नंबर कंप्लीट। 6वां नंबर हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो है वो कहाँ होता है? गांव में होता है, एक कस्बा में होता है, नगर में होता है या महानगर में होता है? तो जो आपको पता होना चाहिए कि गांव में संख्या कम होता है, उससे ज्यादा अगर हम लोग कस्बा की बात करें तो कस्बा थोड़ा बड़ा होता है, नगर और बड़ा होता है
जिसको बस शहर हम लोग बोलते हैं, और महानगर सबसे बड़े शहर को बोलते हैं। तो सबसे बड़े शहर यानी कि महानगर हो जाएंगे। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में। क्लियर। अगला नंबर अगर क्वेश्चन हम लोग देखें, कहता है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक गई? कहता है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी है वो कितना से? कहता है 10 लाख से बढ़ करके कहां तक गई? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हम हो जाएगा 40 लाख तक। कहां तक गई? 40 लाख। यानी 1810 से लेकर 1880 तक, 1810 से लेकर के 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से कहां पहुंच गई? 40 लाख तक पहुंच गई। कहां पहुंच गई? 40 लाख तक पहुंच गई। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? अनिवार्य मतलब जरूरी प्राथमिक शिक्षा, यानी कोई भी व्यक्ति पढ़े या ना पढ़े लेकिन प्राथमिक शिक्षा उसके पास होना बिल्कुल अनिवार्य है, जरूरी है। ये कब लागू हुआ? 1850 ईस्वी में, 1855 ईस्वी, 1860 और 1870। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1850, 55, 60 और 70। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 70 हो जाएगा। 1870 लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू की गई। कब लागू की गई? 1870 में। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग है? सामाजिक वर्ग में कौन सा सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया, यानी कि आगे आ गया, जिसमें उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हम लोग जानेंगे कौन? मध्यम वर्ग। कौन हो जाएंगे? मध्यम वर्ग। कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग? तो मध्यम सामाजिक वर्ग जो है, मध्यम वर्ग जो है सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा, पूंजीपति जो है किस वर्ग को शोषण करता था? किस वर्ग को शोषण करता था? कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? कहता है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या इनमें से सभी? तो आपको राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा श्रमिक वर्ग। यानी कि श्रमिक यानी जो मेहनती जो होते थे, जो किसान की तरह, किसान नहीं श्रमिक कहिए, यानी जो मेहनत मजदूरी करने वाले जो है उन लोगों को पूंजीपति है जो शोषण करता था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन यानी व्यापार और भूमंडलीकरण में, व्यापार और भूमंडलीकरण एक्सरसाइज है 7 नंबर एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन आंसर आपको सामने आ रहा है, तो इसका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल हम लोग क्लियर देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप को व्यापार होता था? प्राचीन काल, आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज से लाखों करोड़ों साल पहले, यानी प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। यानी प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप पर व्यापार होता था? ये सूती मार्ग, रेशम मार्ग और उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग जानेंगे तो ये जानेंगे रेशम मार्ग। कौन जानेंगे? रेशम मार्ग। कौन जानेंगे? रेशम मार्ग। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर है उभर के यानी कि आगे आया है? अलेक्जेंड्रिया, उसके बाद दिलमून, उसके बाद मैनचेस्टर और बहरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हम लोग जानेंगे राइट आंसर जो दिलमून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिलमून। यानी पहला विश्व बाजार, दिलमून जो है पहला विश्व बाजार के रूप में दिलमून जो है ऐसा शहर है जो पहला विश्व बाजार के रूप में कहा आया? उभर करके सामने आया था। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो है वो कौन थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो ये हम लोग जानेंगे वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति और भौगोलिक क्रांति। तो जिसका राइट आंसर होगा ये हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? इसका राइट आंसर जाएंगे 2 नंबर यानी कि कौन? ख। इसका राइट आंसर को है
ख यानी औद्योगिक क्रांति। कौन जानेंगे? औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आधुनिक क्रांति जो है औद्योगिक क्रांति, ये आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या हुआ है? सबसे बड़ी क्रांति बनी है ना। चलिए आगे वाले जाने हम लोग। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में? हम लोग ये जानेंगे गिरमिटिया मजदूर है बिहार के कौन से क्षेत्र में भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो आपको बता दे ये पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। कौन से क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। क्लियर? अब विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार, विश्व बाजार का फैलाव जो है आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ये 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? तो ये इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी। कौन हो जाएगा? 18वीं शताब्दी से ये ज्यादा उभर करके आई है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष का हुआ? आरंभ हुआ। 1914 में, 1922 में, 1929 में या 1927 में? 1914, 1922, 1929, 1927। तो इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे 1929 ईस्वी में। कब हुआ? 1929 ईस्वी में। कथा विश्वव्यापी आर्थिक संकट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? कब हुआ? तो ये हम लोग जानेंगे 1929 ईस्वी में। कब जानेंगे? 1929 ईस्वी में। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आर्थिक संकट, संकट यानी कि आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, कथा की फासीवादी या नाजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हम लोग जानेंगे फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। कौन हो जाएगा? फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली इसका राइट आंसर। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता 8वां नंबर क्वेश्चन कि कहता है कि ब्रिटेन क्या कहता है? कहता है ब्रिटेन द्वीस सम्मेलन किस वर्ष हुआ? कहता है किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन द्वीस सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ? 1945 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1944 ईस्वी या 1952 ईस्वी? कहता ब्रिटेन द्वीस सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945, 1947, 1944 और 1952 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये राइट आंसर कौन होगा? ये तीसरा नंबर यानी कि ग आपका राइट आंसर होगा 1944 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1944 ईस्वी। क्लियर? अगला नंबर देखेंगे कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वो किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में या 1980 के दशक में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कौन हो जाएगा? 1990 के दशक में। कब होगा? 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था जो है का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, उसके बाद ओपेक और यूरोपीय संघ। इसका राइट आंसर जो होगा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरोपीय संघ का। किसका हो जाएगा? यूरोपीय संघ का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला नंबर अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो आपको बताते चले कि 8 नंबर क्वेश्चन का है प्रेस एंड संस्कृति
राष्ट्रवाद, प्रेस एंड संस्कृति राष्ट्रवाद, इसका एक क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम लोग पूरी अच्छी से जानेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन से, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ये कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, या बंगाली, या बिहारी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका दूसरा नंबर यानी कि बी, यानी ख नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यंग इंडिया का। यानी महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्र का क्या किए थे? संपादन किए थे। महात्मा गांधी कौन इंडिया का? यंग इंडिया का क्या किए थे? संपादन किए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन जानेंगे, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए अपनी भाषा को क्या किया? बदल दी। हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अमृत बाजार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को क्या किया? बदल दिया। अगला नंबर यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंट के नमूने यूरोप में पहुंचाए? कहता है कि ब्लैक प्रिंट के नमूना है वो कहाँ पहुंचा है? यूरोप में पहुंचा है। कहता मार्को पोलो, उसके बाद निकितिन और इति सिंह और मेगास्थनी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 नंबर यानी कि क ऑप्शन का राइट आंसर है, मार्को पोलो। 13वीं सदी में किसने, यानी कि मार्को पोलो, 13वीं सदी में मार्को पोलो ने ब्लैक प्रिंटिंग का क्या भेजा? नमूना यूरोप में पहुंचाया था। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेन वर्ग का जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, या इंग्लैंड में? अमेरिका में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, या जापान में, या इंग्लैंड में? अमेरिका, जर्मनी, जापान और इंग्लैंड। इसका राइट आंसर जो होगा ये हम लोग जानेंगे कि ख नंबर इसका राइट आंसर यानी कि जर्मनी में होगा। क्या होगा? जर्मनी में, यानी जर्मनी के देश में उसका जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता गुटेनबर्ग वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान का, गीता का, हदीस का, या बाइबिल का? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बाइबिल का। क्या हो जाएगा? बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम सबसे पहले कौन? बाइबिल पुस्तक का छपाई किया था। बाइबिल पुस्तक का क्या किया था? छपाई किया था। क्लियर? चलिए ये आपका अगला नंबर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। ये देखेंगे, कहता है इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, उसके बाद कैक्सिटन, उसके बाद एसिडस और स्मिथ। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हम लोग देखेंगे कि आपका कौन है? कैक्सटन। कौन है? कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला जो था वो कैक्सटन था। कौन था? कैक्सटन। चलिए ये आपका था। अगला नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता क्या है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मुद्रण जो किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम क्या है? देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, उसका मुहम्मद पैगंबर, या ईसा मसीह? इसमें से जो राइट आंसर होगा ये हम लोग जानेंगे कि ख नंबर आपका राइट आंसर है। मार्टिन लूथर ने कहा था। क्या कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा क्या है? तोहफा है। आगे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो है वो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, या इंग्लैंड का? फ्रांस का था, रूस का था, अमेरिका का था, या कहाँ का? इंग्लैंड का। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये कौन हो जाएगा? ये आपका फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस।
यानी रूसो जो था वो फ्रांस के रहने वाला था, दार्शनिक था, फ्रांस का दार्शनिक था। क्लियर। चलिए ये अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, दुनिया में सबसे पहले पैसा की शुरुआत जो है, मुद्रण की शुरुआत वो कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। कहता है भारत में, जापान में, चीन में या अमेरिका में। चीन में या अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ग नंबर हो जाएगा, यानी कि चीन में। कौन हो जाएगा, चीन। कहता विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, चीन में हुई थी। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 पर हम लोग बस करेंगे क्योंकि 8वां नंबर पूरा के पूरा एक्सरसाइज आपका क्लियर हो जाता है और यही आपका 82 नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा लास्ट है। कहता किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों क्या किया, मांग बढ़ाई। मुद्रित पुस्तकों का क्या किया, मांग बढ़ाई। ये मिस्र ने, भारत ने, चीन ने या जापान ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा क्या, आपका चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था, ये 82 को क्वेश्चन था और वो भी MVVI क्वेश्चन, और सारे के सारे आपका क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन के साथ, यानी कि आपका पूरा का पूरा दिया गया। और आपको बताते चले कि आपको PDF के लिए एक बात बताए थे कि एक क्वेश्चन हम दिए थे, नंबर दिए हैं, ये नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। क्या नंबर था कि ये नंबर था 70 61, कितना था 70 61 500, 70 61 500 847। ये आपका नंबर है। इस नंबर पे बिल्कुल व्हाट्सअप करें, नहीं तो हमारे बायो में दिया हुआ लिंक रहेगा उस पर टेलीग्राम में जाए, और टेलीग्राम में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां पर आपको बिल्कुल अवेलेबल मिलेगा। नहीं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे आपको तुरंत मिल दिया जाएगा। और आप बिल्कुल OMR शीट में भरकर देखिए कि कितना नंबर आप मारते हैं। क्लियर। चलिए, और बिल्कुल माखन खाते रहिए, और 1-2 बार नहीं, जब तक आपको मिल रहा तब तक एग्जाम तक खाते रहिए। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, अब बिल्कुल लास्ट तक आप माखन सीरीज को देखते ही रहिए। चलिए, JP एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और इसके लिए आपको बोलेंगे कि आज का जो दिन है ये 1 जनवरी, ये बहुत बेहतरीन से आप मनाइए और बहुत अच्छे से, कि ऐसा मनाइए कि ये जो यादगार जो दिन रहे, ये 2024 एक दिन के लिए नहीं, ये सब दिना के लिए आपका यादगार बन के रह जाए, कि आपको पूरा जनवरी और आधा फरवरी बिल्कुल आपको याद रहे कि किस तरह से हम मेहनत की। थैंक यू।